क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको पता चला P&L बनानी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ईयर एंड हाईलाइट कर लिया हमने। 30 सितंबर एक्स 4 है। इनकम स्टेटमेंट भी ऑब्वियसली सेम ही ईयर की होगी, 10-10 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले ना हम फॉर्मेट बनाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे। आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, तो हम इकट्ठे मिलके बनाते हैं फॉर्मेट। तो आप लोगों ने नाम लिखना है बिजनेस का दी, साथ साथ बनाना है क्विंसी स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 30 सितंबर X2। ये ईयर एंड था। ये हेडिंग देने के बाद अब आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू के बाद आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अदर इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अदर ऑपरेटिंग इनकम बोलें। हमारे इस क्वेश्चन में हमने अपडेट इसको इस तरह किया हुआ है कि ये हर चीज मिलेगी आपको, ताकि ओवरऑल समझ आ सके कि क्या हुआ है, IFRS 18 ने हमारे साथ किया क्या। अदर ऑपरेटिंग इनकम के बाद यहाँ पे को 2-3 लाइंस, तो 4 लाइन छोड़ लेनी। वो 3-4 लाइन छोड़ने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये एक नई हेडिंग आई है, पुराने जमानों में ये हेडिंग नहीं होती थी, तो ये हेडिंग आपको नजर आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेट वो है जो आपने बनाना ही बनाना है। मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि एक नई चीज है और ये कंपल्सरी हेड है। एक MCQs ये भी है कि क्या नया सब टोटल ऐड, सब टोटल बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐड लेस करने के बाद कुछ एक वैल्यू आ जाती है आपके पास। कौन सा नया सब टोटल ऐड किया है IFRS 18 ने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे? तो पहला सब टोटल जो ऐड किया वो यही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगली कहानी बड़ी मजेदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहाँ पे ना ये जो एरिया, अच्छा अब ये ऑब्वियसली आप इस तरह लाइन नहीं लगाएंगे, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये लाइन ना आपने यहाँ पे को 2-3 लाइन आपने छोड़नी है, और ये एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की लाइन है। मैं आपको गाइड करूंगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनको गाइड करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए 3 लाइन छोड़ दी आपने। सर इनमें से एक लाइन फिल होती है, दो खाली छूट जाती हैं, कोई लड़ाई नहीं, एग्जामिनर को भी पता यही होता है। तो ये 2 लाइनें खाली छूट गई, खैर है, दो यूज होगी, ठीक है। तो 3 मिनिमम छोड़ लेनी है आपने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद क्या क्या आता है, अभी क्वेश्चन में आ जाएंगी। मेजॉरिटी चीजें हम इन क्वेश्चन से कवर कर लेंगे, बाकी समझा भी देंगे। फिर आपके पास आता है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्स। टेक्निकली ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, लेकिन बहरहाल अब वो नाम दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्स, तो हमने भी नाम दे दिया। फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक फिर ये दोबारा छोड़ लेनी है। वी कॉल इट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अब एक लाइन और छोड़ लेनी है आप लोगों ने। ये काम करने के बाद ये भी एक नया हेड है जो आया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। पूरा लिखेंगे आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं अब जरा समझारी लगाना शुरू कर दूंगा। टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये काम करने के बाद अब आदत बना लेनी है। आदत बना लेनी है, ये हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, किसी एक क्वेश्चन में आएगा, या शायद किसी 2 क्वेश्चंस में आ जाए। लेकिन आज तक आप लोगों को फाइनल अकाउंट में ये चीज मिलेगी नहीं, लेकिन हमें एहतियातन ये करनी है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बड़ा जोर दे रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम फॉर द ईयर आ गया।
तो यहाँ पे एक लाइन आपने लिखनी है, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये आईफरएस 5 की एप्लीकेशन है, आगे चल के आप पढ़ेंगे भी, प्रॉफिट लॉस ऑन फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लाइन छोड़ दिया करेंगे, आगे कुछ नहीं लिखा करेंगे, फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। फिर इसका मतलब है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा है, फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। आप ये समझें कि आपकी 5 फैक्ट्रीज हैं, और अगर 4 चलती रहें और एक आप बंद कर दो, तो जो एक है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाएगी और 4 ऊपर कंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया जी फाइनली आपके पास, ये लें। और फाइनली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया शुरू हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट है, जो हेड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, एक दो लाइन छोड़ लें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपके पास आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मेट है जो हमने बनाना होता है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई। सर जब आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट बना लिया, तो अब आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट भी इधर ही बना लेते हैं। आप लिखेंगे बिजनेस नेम क्विंसी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 30th September X2। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, एसेट्स सबसे पहले हेडिंग। एसेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, 4-5 लाइन छोड़ लें। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आप इन्वेंट्री रिसीवेबल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आ रहे होते हैं। और करंट नॉन करंट एसेट्स में पता नहीं क्या आना है क्या नहीं आना है, इसलिए क्वेश्चन से देख लेंगे, इन्वेंट्री रिसीवेबल। फिर एक दो लाइन इसमें भी करंट एसेट्स में भी छोड़ लें और टोटल एसेट्स कर लेंगे यहाँ पे। टोटल एसेट्स के बाद अगली जो स्टोरी शुरू होती है वो इक्विटी की है। मैं इधर ही लिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे सामने रखना होता है आप लोगों के क्वेश्चन। तो जब मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ एटलीस्ट आपको समझ आ रही होगी किधर जा रही हैं चीजें। इक्विटी में आ जाएंगी यार 4-5 लाइंस, एहतियातन छोड़ लो। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी दो तीन तीन चार लाइन छोड़ लेना। तो ये लाइन छोड़ते रहे हैं, कुछ फिल होंगी कुछ नहीं होंगी, कोई लड़ाई नहीं है। फाइनली आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में भी कुछ 4-5 लाइंस आपने इस तरह छोड़ लेंगे। ये वो फॉर्मेट है जो आपने बना लेना है। टाइम पे जरूरत पड़ने पे कुछ चीजें फिल हो जाएंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी, तो बट ठीक है, जो रह गया, जो फिल हो गया फिल हो गया। तो ये फॉर्मेट गाइस आप लोगों ने बना लेने हैं, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। मीनवाइल लोग इनकम स्टेटमेंट वाला भी देख लें जल्दी से, सामने नजर आ रहा है, क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है हमारे पास। सर जी को होस्ट रिमूव हो गया है, वो करा दे रहे हैं वापस। क्वेश्चन शुरू करना है बच्चों हमेशा एडजस्टमेंट से। मैं एडजस्टमेंट वो कराऊंगा पहले जो आप लोगों को इजी लगती हैं और आती भी हैं, है ना। तो पहली, और पेपर में भी यही करना है, पहली एडजस्टमेंट समझ नहीं छोड़ देना, दूसरी पे चले जाना, वो नहीं आएगी छोड़ देना, पे चले जाना। ओके गाइस, क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट जो थी वो थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो मैंने कहा यार इसको इग्नोर करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट थोड़ी इजी लग रही थी, इसको करते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट पे वापस आ जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन शुरू किया सेकंड एडजस्टमेंट से। एक्सक्यूज मी, क्विंसी इशूड अ 25 million 6% लोन नोट ऑन 1 October X0 X1। जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, यानी किसी भी एडजस्टमेंट में जब कोई डेट गिवन होगी, मैं उसे अपने ईयर एंड से कंपेयर करूंगा। मेरा ईयर एंड है 30 सितंबर X2। इसका मतलब है साल के स्टार्ट पे ये ट्रांजैक्शन हुई है।
क्विंसी इशूड, कंपनी का नाम क्विंसी है, क्विंसी इशूड, इशूड जब होता है ना तो आप लायबिलिटी वाले होते हैं। तो जब भी आप लोन लेंगे तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये लोन है, तो लोन से रिलेटेड सब कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। सर लोन से रिलेटेड सब कुछ अगर कुछ पीएनएल में भेजना है तो इट शुड बी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर कुछ भी पीएनएल में जाएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फाइनेंसिंग मतलब पैसा फाइनेंस कराया हुआ है, आपने उधार लिया हुआ है, उधार लेना इज फाइनेंसिंग। तो लाइबिलिटीज लोन्स, तो ये जो लोन्स हैं इनको लेके जो कुछ भी आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ओके, क्या कुछ जाएगा? सर सिंपल है, लोन नोट है, लायबिलिटी है 25 मिलियन एट 6%, नॉमिनल वैल्यू भी 25 मिलियन है, नॉमिनल रेट भी 6% है। इशू कॉस्ट वर 1 मिलियन, इशू कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन थी, एंड दीज हैव बीन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, और उसने गलती ये की है एडमिन में ले गया। पहले तो ये एडमिन की चीज ही नहीं है, उधर से माइनस करो। दूसरा, इसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट ये है कि ये लोन के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होती है, पीएनएल में नहीं जाती, ये लोन के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसे लोन के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करना चाहिए, एडमिन में की चीज ही नहीं, उधर से निकाल दो। द लोन नोट विल बी रिडीमेबल आफ्टर 3 years, ये रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, प्रीमियम की जरूरत नहीं होती हमें, खुद ब खुद ही टेबल एडजस्ट कर लेता है। उसने अमाउंट दी भी नहीं, दे भी देता तो इग्नोर करते। विच गिव्स एन इफेक्टिव रेट ऑन द लोन ऑफ 8%, इफेक्टिव रेट लोन का 8% है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्किंग बनाना शुरू की, तो मैं यहीं पे वर्किंग बनाऊंगा, तो जरा देखिएगा। तो जो हमारी वर्किंग बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जरा देखिएगा। आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन निकालना है। अब ये एक प्रॉपर वर्किंग है आपकी, सपोज करते हैं हमने इसको वर्किंग 1 का नाम दे दिया। लोन नोट की वर्किंग है, ये लोन भी लिख दिया ऊपर। ओपनिंग बैलेंस आएगा बच्चों 25 मिलियन, 25,000 है, ये 3 जीरो कॉमन है हमारी ट्रायल बैलेंस में। 25,000 का लोन था, ये इशू कॉस्ट इसमें से माइनस होगी 1,000, ये लें, तो ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास आ रहा है दैट इज 24,000। अब आपने क्या करना है, फाइनेंस कॉस्ट लेने हैं। फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट होती है ओपनिंग बैलेंस पे इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन ही होगा, तो आपने ओपनिंग बैलेंस का 8% ले लेना है। तो ये अमाउंट आई आपके पास 24,000 का 8%, 1920। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट पेड, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट होता है। तो 25,000 का 6%, 6% ये आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो 25,000 का 6% वुड बी, तो 1,500 आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया है दैट वुड बी, फाइनेंस कॉस्ट ऐड होगी, इंटरेस्ट पेड लेस होगा, ओपनिंग में द क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 244420। अब हमारा तरीका ये था, जब हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करते थे, हम कहते थे ये बैलेंस शीट में जाएगा, हम कहते थे ये इफेक्टिव रेट वाला पीएनएल में जाएगा। तो हमने यही दो काम इधर करने। तो जिस तरह हम पढ़ रहे थे, जिस तरह हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिस तरह हम एक फैक्ट बना रहे थे प्रैक्टिस में, बिल्कुल वही काम है फाइनल काउंट में। बस फाइनल काउंट में हुआ ये है कि 5-6 एमसीक्यूज इकट्ठे होके आ गए, उन्होंने कहा जी सारे लिखो फाइनेंशियल्स में अलॉन्ग विद ट्रायल बैलेंस। तो अब पीएनएल में क्या लेके जाना है आप लोगों के सामने है। तो पीएनएल में हमने क्या लेके जाना है, फाइनेंस कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लेके जाना है। अब ये जो लोन्स हैं इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेके जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पुराने जमानों में भी इंटरेस्ट में ही लेके जाते थे। अगर किसी ने पुराने जमानों में क्वेश्चंस किए हुए हैं पुराने जमाने वाले स्टाइल में, तब भी इंटरेस्ट ही था, तब भी फाइनेंसिंग थी। अब आप नाम रख दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो मैं दो चीजें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा अभी तक। तो मैं फाइनेंस कॉस्ट उठाने लगा हूं और लेके जाने लगा हूं, आप तब तक इसको तसल्ली से देख लें। अगर किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आप लोगों के सामने वो स्लाइड लेके आने लगा हूं जिसको नोट्स में से यूज करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया।
तो सर ये वो एरिया है फाइनेंशियल लायबिलिटीज का जो मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। मैंने पहले दिन लायबिलिटी देखी कितने पे लोन नोट इशू हुआ है, तो पता चला लोन नोट इशू हुआ था 25,000 का। तो मैंने कहा यार कैश रिसीव जो है वही फेयर वैल्यू है 25,000। इशू कॉस्ट विच इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस कराई, 24,000 ओपनिंग आया, 24,000 मैं यहाँ पे लाया। इसके ऊपर मैंने 8% लगाया फाइनेंस कॉस्ट जो पीएनएल में जानी है। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल का नॉमिनल था विच इज 25,000 का 6%। ये माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया और ये बैलेंस शीट में लेके आया। तो ये वो बेसिक नॉलेज है जो मैं यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये मैंने आप लोगों को बात समझाई। अब मैं सेम हरकत यही करूंगा और इसको पोस्ट करने वाला हूँ। तो मैं इधर आया, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लिखना है यहाँ पे वो इनकम स्टेटमेंट में, उसके आगे मैं वर्किंग वन का रेफरेंस दे दूंगा। कंप्यूटर पे सॉल्व करते वक्त रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहरहाल अभी दें आप। एंड द कॉस्ट इज, अगेन जाके देखते हैं, भूल गए हम लोग, 1920 ये पीनल में आनी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन 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 लिया हुआ है, फाइनेंस लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो दिस इज 1920। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन नोट्स आ गया है, ऑन डिबेंचर्स आ गया है, ऑन लोन आ गया है। तो ये सर कहानी है। और इसके आगे मैंने वर्किंग वन का रेफरेंस दे दिया है ताकि उसको क्लैरिटी रहे कि वर्किंग वन से लेके आया हूँ और 1920 मेरा एक्सपेंस आ गया है, यहाँ पे आ गया। क्या ये बात क्लियर है? अब 1920 मैंने यहाँ पे लिखा और लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जानी है, पीएनएल में जानी है लाइबिलिटी। तो जी सर लाइबिलिटी पे अगर हम लोग आए हैं तो लाइबिलिटी पे अगर हम लोग आए हैं तो अब हमने क्या करना है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में लिखना है। तो सर क्लोजिंग बैलेंस था लाइबिलिटी का 24,420। तो ये सर बैलेंस शीट में आए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आए और यहाँ पे लिख दिया लोन। और लोन की जो बैलेंस है यहाँ पे वो आएगा 24,420। प्रॉबेबली ये था, एक दफा दोबारा आप लोग चेक कर लेंगे, मेरा ख्याल है ठीक ही है। तो ये हमने एडजस्टमेंट वन को सॉल्व किया। एक काम रह गया और वो ये था कि उसने इशू कॉस्ट को गलत चार्ज किया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस में, एडमिन में। हमने कहा यार एक तो एडमिन से ताल्लुक कोई नहीं, एडमिन से तो ताल्लुक ही कोई नहीं, ऊपर से इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। इसका ट्रीटमेंट होता है ये लोन में से पहले दिन माइनस होता है। तो अगर ये लोन में से पहले दिन माइनस होता है तो क्या करना चाहिए फिर, लोन में से माइनस करा चुका हूं मैं ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन में, इसका मतलब है एडमिन में गलत है। तो एडमिन जो आना है ना वो अदर ऑपरेटिंग इनकम के नीचे आना है। तो यहाँ पे एडमिन लिखें, ये जगह इसीलिए खाली छोड़ी है कि जो आएगा इधर लिख लेंगे। तो एडमिन एक्सपेंस में 1,000 गलत शामिल है। ट्रायल बैलेंस से जब आएगा ना एडमिन इधर, तो उसमें से 1,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। आप अभी एडमिन लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन मैं बार बार ट्रायल बैलेंस पे नहीं जाता। मैं ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वो वैल्यू ढूंढता हूँ जिसपे प्रोसेस अप्लाई करना हो, अदरवाइज मैं कहता हूँ ट्रायल बैलेंस बाद में देखेंगे। तो 1,000 मैंने माइनस किया। सर ये क्यों माइनस किया? क्योंकि सर ये एडमिन में वो गलत चार्ज कर चुका था। जो लोन नोट्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन में से माइनस होती है, वो एडमिन में या बीएनएल में चार्ज ही नहीं होती। उसका ट्रीटमेंट ये है। अब ये काम है सर जो हमने करना था। आप इस एडजस्टमेंट को एक दफा दोबारा रीड करेंगे। बेहतर ये है कि आप इसको रीड करके इस टॉपिक को, अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो दोबारा देखें, एक दो एमसीक्यूज इसके सॉल्व करें, इसी के नीचे टॉपिक के दो तीन एग्जांपल्स हैं उनको क्लियर करें ताकि अगले क्वेश्चन में ये वाला इशू ना आए। अब आ जाए यार बच्चों, एक अगर एडजस्टमेंट होगी है तो लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। सेकंड एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट है जो हम पहले करेंगे, फर्स्ट पे एंड पे आएंगे। रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है, फजूल सी फंसा के बैठ जाएंगे। तो बेहतर ये आएगा जरा क्वेश्चन पे फोकस करें। सेकंड एडजस्टमेंट भी एक अच्छी एडजस्टमेंट है जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशन मिलेगी आईएफआरएस 18 की। हमने जानबूझ के एडजस्टमेंट अपडेट की है, प्लीज देखिएगा जरा। कह रहे प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेप्रिशिएटेड 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मुझे जो याद है और जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि कैरिंग वैल्यू पे एक परसेंटेज लगानी है आपने। कैरिंग वैल्यू पे अगर आप एक परसेंटेज अप्लाई करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपकी डेप्रिसिएशन दे देता है। बस इतने ही बात आपको याद रखनी है। सो कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे नई बात क्या है, नो डेप्रिसिएशन हैज येट बीन चार्ज, हम करेंगे। इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई, हम करेंगे। आगे लिख रहे हैं ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये उसकी मेहरबानी, उसने खुद बता दिया किस हेड में लेके जानी है, तो ले जाएंगे डेप्रिसिएशन। आगे
This is important. There was a disposal of plant and equipment on at 1st October X1. 1st October X1 जैसे ही कोई डेट आती है ना, हम बड़े क्लियरली देखते हैं यार ये साल का मिड है, स्टार्ट है, एंड है। तो ये साल का स्टार्ट है विद द कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन फॉर 6 मिलियन। 5 मिलियन की कैरिंग वैल्यू वाला एसिड, जिसकी कैरिंग वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू, मेरी बुक्स में जो 5 मिलियन का रिकॉर्ड था, बिक गया है 6 मिलियन का। तो डिस्पोजल की एक एंट्री चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस डिस्पोजल हैज बीन अकाउंटेड फॉर एज रेवेन्यू बाय जूनियर अकाउंटेंट। तो खुशी की बात यह है कि वो आपको सीनियर अकाउंटेंट समझ रहा है, तो जूनियर अकाउंटेंट ने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। हमने आईफरएस 15 में पढ़ा था सेल ऑफ नॉन करंट एसेट रेवेन्यू नहीं है, तो वो रेवेन्यू में लिख चुका है। इसका मतलब उसने, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसने कहा बेचा ही है ना, डेबिट कैश क्रेडिट सेल। तो उसने 6 मिलियन से डेबिट कैश किया होगा, क्रेडिट क्या किया होगा, सेल। बस ये कर दिया, ना एसेट बुक्स में से निकाला, ना प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल बुक किया, एमी खान का सेल कमीना बुक करके बैठ गया। तो अब मैंने सोचा यार कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी, तो जरा और करते हैं। और एंट्री पास करने से पहले मैंने एक और चीज भी सुनी, समझी, कि यार इस एसेट पे जो मैंने इस दफा बेचा है, क्या कोई डेप्रीसिएशन तो चार्ज नहीं होनी। तो मुझे एक समझदार बच्चे ने बताया कि सर डेप्रीसिएशन तो तब होती ना जब इस साल यूज होता। हमारा साल का स्टार्ट है 1 अक्टूबर X1, हमारा साल का एंड है 30 सितंबर X2। तो सर जब ये पहले दिन ही बेच दिया तो इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हुआ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, ये वाली बात तो इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? अब मैंने डबल एंट्री बनानी है, तो मैंने कहा डबल एंट्री बनाते हैं। ये 1 अक्टूबर, वेरी फर्स्ट डे डबल एंट्री बन रही है। तो डेबिट किसे करेंगे हम लोग, जरा जल्दी से बताना, कैश को। लेकिन ये कैश रिकॉर्डेड है, देख लेते हैं, कैश रिकॉर्डेड है, खपाना नहीं है अपने आप को। 6 मिलियन यानी कि 6030 कॉमन चल रही है। क्रेडिट करेंगे आप लोग एसेट की कैरिंग वैल्यू। तो एसेट की कैरिंग वैल्यू आपने क्रेडिट की विच इज विद 5000। तो ये भी अच्छी बात है कि उसने खुद ही दे दिया। और क्रेडिट करना है आपने प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया, गेन आ गया ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो जब ये आया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, और वो भी पीपी का प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट पीएनएल में जाना है, मुझे पता है। अब मैंने सोचा यार उसने क्या किया हुआ, उसने ये किया था, उसने डेबिट कैश किया था और क्रेडिट सेल्स कर दिया था। इसका मतलब है कैश तो रिकॉर्ड होना ही था, वो तो ठीक रिकॉर्ड है। तो गलत जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो क्या है, ये सेल्स गलत रिकॉर्ड हुई हुई है। तो इसका मतलब है मुझे क्या कर देना चाहिए, कि डेबिट सेल्स कर देनी चाहिए। तो अब फाइनल मैंने क्या करना है, कैश रिकॉर्डेड है, कैश को इग्नोर करो, ये सेल्स गलत रिकॉर्ड है, डेबिट कर दो। तो अगर नॉन करंट एसेट बेच के उसने सेल्स रिकॉर्ड की है, तो आप सेल्स में से जाके माइनस ही करेंगे ना। डेबिट क्रेडिट किसी को नहीं भी समझ आ रहा, मेरा कंसर्न ही नहीं है। ओ भाई सेल्स में इंक्लूडेड है नॉन करंट एसेट का बेचना, आप लोग यार माइनस करो यार उधर से। तो सेल्स को कम करो, एसेट को भी कम करो, और प्रॉफिट बुक करो। ये तीन काम मैंने करने हैं, मैं करके दिखाता हूं। अब मैंने सेल्स में से माइनस करना, मैंने कहा यार सेल्स किधर है, तो पता चला फॉर्मेट में लिखे थे रेवेन्यू। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां से 6000 सेल्स में से माइनस किया। सर हर क्वेश्चन में माइनस करेंगे, ना 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 ना। जिस क्वेश्चन में वो कहे कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट सेल में चला गया, अगर उस ना कहता तो फिर मुझे क्या जरूरत थी माइनस करने की। उसने लिखा है गलत लिखा है, तो मुझे उसको ठीक करना है। तो मैंने 6000 रेवेन्यू में से माइनस करवा दिया। अब जब मैंने 6000 रेवेन्यू में से माइनस कराया, तो आगे क्या करना है हम लोगों ने, आगे 6000 रेवेन्यू में से सारे जाके माइनस करेंगे। क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करोगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज काम खा भटकते फिरोगे तुम लोग। तो 6000 आपने माइनस कर दिया रेवेन्यू में से। जब 6000 आपने रेवेन्यू में से माइनस किया, तो दूसरा काम क्या करना है आपने, अब आपने एसेट में से 5000 माइनस करना है, और प्रॉफिट जो है 1000 का, वो प्रॉफिट आपने पीएनएल में लेके जाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एसेट को मैं बाद में देखता हूं, मेरा मसला पूरा का पूरा आईएफआरएस 18 का इनकम स्टेटमेंट है। कोई भी पूछे यार एफआर के लेवल पे क्या चेंज आया आईएफआरएस 18 में, कहना यार इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज हुआ है। इनकम स्टेटमेंट किधर, इनकम स्टेटमेंट में कोई भी चीज किधर लिखनी है, ये चेंज आया। ये वाली मेन चीज है। दो छोटी छोटी चेंजेस और हैं, जिसमें से दो तीन थ्योरेटिकल एमसीयूज बनना है, वो हम देख लेंगे। अब आ जाओ
कि प्रॉफिट 1000 का किधर जाना है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे यार कि जो एसेट की कहानी है वो इन्वेस्टिंग में जानी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, लेकिन ये वो एसेट नहीं है जिसको इन्वेस्टिंग में लेके जाना है। अब एक लाइन यहाँ पे नोट करने वाली है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक ऑपरेशंस में यूज होने वाला एसेट है। ये प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर में यूज होते हैं। तो जो ऑपरेशन में यूज होने वाला एसेट है उसको लेके कोई डेप्रीसिएशन आए, उसको लेके कोई प्रॉफिट आए, उसको लेके कोई लॉस आए, ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा मतलब सारा का सारा इधर जाएगा, सारा का सारा इधर जाएगा। इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग से ताल्लुक नहीं रखता, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ऊपर होना चाहिए, जो कुछ भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ऊपर। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहला एसेट। दूसरा इंटेंजिबल एसेट। तो ये दो एसेट्स ऐसे हैं, IS 38 IS 16, जिनका ताल्लुक ऑपरेशन से है। इनसे कुछ भी है, आपने कहना ले जाओ ऑपरेशन में, ले जाओ ऑपरेशन में, इस पे ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एसेट्स। तो इसका मतलब है IFRS 18 की पहली लाइन, ये सीट आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो पहली लाइन नोट्स बनाते हैं जरा थोड़े थोड़े। तो पहला नोट जो है वो ये है कि हमारा अभी तक का, कि जो लोन्स हैं, जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, इनका ताल्लुक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से है। तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, लोन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इनका इंटरेस्ट P&L में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और ये आपके एमसीक्यूज भी हैं, किधर जाएगा, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ये एमसीक्यूज भी हैं आपके, इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। दूसरा नोट हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 या IFRS 9 में पढ़ा था हमने। फिर जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, ये जो दो एसेट्स हैं, ये जो हैं ये IS 16 का है, ये IS 38 का है। आई होप आप पढ़ चुके होंगे अब तक। IS 38 इनसे रिलेटेड कुछ भी, मैं कह रहा हूं सर कुछ भी, सर क्या क्या कह रहे हैं आप, कुछ भी सर, मैं कह रहा हूं कि इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस इनकम आएगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रहेगा। सर कौन कौन से एक्सपेंस सर? सर डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी कि जो भी है, इंपेयरमेंट लॉस भी इनके ऑपरेटिंग में, यानी इनसे रिलेटेड जो भी होगा ऑपरेटिंग, वी कॉल देम ऑपरेटिंग एसेट्स, बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होने वाले एसेट्स। तो इफ दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑपरेशंस, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही जाएंगे। अभी तक हमने दो नोट बनाए हैं, इस तरह नोट बनाते जाएंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसी डेवलप हो जानी है कि यार ये किधर जाना है, वो किधर जाना है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल गया कि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, ये नोट्स, ये वाला जो मैं जिस पे सॉल्व कर रहा हूँ ये भी आपको मिलेगा, लेकिन मुझे कॉपीज पे चाहिए, सारे कॉपीज पे सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताएं कि मैं ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ तो गया है, ये किधर लिखूं? तो सर आंसर है, इसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नहीं लिख सकते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर लिखना है। तो सर अगर आप और करें तो जीपी के बाद हमने लिखा तो है अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये रेवेन्यू भी नहीं है लेकिन ऑपरेशनल इनकम है। तो इसका मतलब है मुझे 1000 यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग इनकम में जाके लिख देना चाहिए। ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, तो ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। सर ये ऑपरेटिंग में रहेगा, लॉस होता है फिर भी इधर ही रहता है सर, बस इधर इनकम की जगह एक्सपेंसेस में दिखा देते किसी में, तो प्रॉफिट या इसी में नेगेटिव दिखा देते। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लें सर, ये एक काम है जो आपने करना था। सो ये अदर ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब एसेट का भी कुछ कर लेते हैं, तो दोबारा से क्लैरिटी लाते हैं। उसने सेल करके नॉन करंट एसेट को रेवेन्यू लिख दिया था, मैंने रेवेन्यू में से माइनस किया, मैंने कह रहा जरा माइनस करो, मैंने इसका एक प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया और उसको मैंने ऑपरेटिंग इनकम में लिख दिया। अब एसेट की कैरिंग वैल्यू है, बुक्स में से निकालनी है। सर उसने नहीं निकाली, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आपको तो पता है। सर उसने सेल को रिकॉर्ड ही कैसे किया, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को एज ए रेवेन्यू। तो जो बंदा रेवेन्यू मान रहा है वो नॉन करंट एसेट क्यों निकालेगा? इसका मतलब है नॉन करंट एसेट निकला नहीं, निकल जाता बता देता कि भाई बुक्स में से निकाल दी है। अब आ जाए, मैंने क्या करना है, जरा और करें।
5000 एसेट को क्रेडिट करना है मैंने, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स में से माइनस करना है। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस करके डेप्रीशिएट करें या इसके साथ करें डेप्रीशिएट। तो सर ये तो पहले दिन बिक गया था, तो पहले दिन जो बिक गया है इसको तो डेप्रीशिएट नहीं ना करना, जो बाकी बच गए थे बेचने के बाद वो यूज हुए हैं सरासा, तो डेप्रिशिएट भी वही होंगे। तो इसका मतलब है मैं गया ऊपर प्लांट एंड इक्विपमेंट पे गया, ट्रायल बैलेंस में ढूंढने गया मैं प्लांट एंड इक्विपमेंट किधर है, तो मुझे प्लांट एंड इक्विपमेंट मिला। प्लांट एंड इक्विपमेंट मिला मुझे कॉस्ट पे, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे मिली 33,700। तो अब 83,700, और अगर हम बात करें तो 83,700 माइनस एक्यूमुलेटेड एप्शन करोगे, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने साल के शुरू तक की बना, इसका मतलब इस साल का कोई रोला ही नहीं, डेप्रिशिएट नहीं हुआ हुआ, साल के स्टार्ट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए यार, जब मैं एसेट की कॉस्ट में से एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू तक की माइनस करूंगा, तो कैरिंग वैल्यू साल के शुरू की आएगी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। तो ये वो टोटल एसेट्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आप 83,700 माइनस 33,700 कर लें, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी साल के शुरू की। अब इसमें से क्या माइनस करना है, डिस्पोज्ड एसेट। तो करके देखते हैं जरा। तो कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईयर, लें जी बिफोर डिस्पोजल एट स्टार्ट, तो ये अमाउंट आई है। मैं दोबारा ऊपर जाता हूं जरा, ये 83,700 में से 33,700 माइनस किया, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड ऑप्शन, तो कैरिंग वैल्यू आ रही है। जी सर बताइएगा कितनी आ रही है, 50,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर की कैरिंग वैल्यू है। लेकिन इसमें से एक चीज है जो माइनस करके डेप्रिशिएट करना है, जो डिस्पोज्ड एसेट है। तो डिस्पोज्ड एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू में से कैरिंग वैल्यू ही माइनस करेंगे, अगर कोई सोच रहा है 6,000 क्यों नहीं माइनस कर रहे, तो 5,000 माइनस करेंगे, तो ये कैरिंग वैल्यू आफ्टर डिस्पोजल आ गई। और यही वो अमाउंट है जो इस साल आपने डेप्रीशिएट करनी है। तो हमने इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज की, जब हमने इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज की, तो सर डेप्रीसिएशन हमारे पास आई 45,000 कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग में कैरिंग वैल्यू पे ही लगता है रेट। को पूछ सकता है सर कॉस्ट पे क्यों नहीं लगाया, स्ट्रेट लाइन होता तो कॉस्ट पे लगाता। ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस में कैरिंग वैल्यू पे परसेंटेज लगती है। तो 45,000 पे 15% आप अप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 6,750। ये डेप्रिसिएशन आएगी आपके पास, लेस करके एसेट की कैरिंग वैल्यू आ गई। कैरिंग वैल्यू जो आ रही है सर, वो अमाउंट आ रही है आपके पास 38,250। ये जो 38,520 है एसेट का ईयर एंड का बैलेंस, बैलेंस शीट में जाना, इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाऊंगा। तो सर ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। सर इस साल की डेप्रिसिएशन उसने खुद बोली है कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ, ऑपरेशन से ताल्लुक रखती है, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ। तो सर ये दो चीजें जानी है P&L में, तो मैं डेप्रिसिएशन लेके जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल में, P&L में, कॉस्ट ऑफ सेल में, ऑपरेटिंग के हेड में, और जो 38,250 है ये मैं लेके जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो सर ये वो काम है जो आपने करना है, इन दो वैल्यूज को उठाएंगे और उठा के लिख देंगे रेलेवेंट जगह पे। उठाएं जरा बैलेंस शीट, जाए नॉन करेंट एसेट में, लिख दें प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके आगे लिख दें। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे लिख दिया 38,250। नॉन करेंट एसेट्स में जाएं, लिखें, और जो डेप्रिसिएशन है उसने खुद बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं। खुद बोला हुआ है सर, किधर बोला हुआ है सर, सर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये लें सर, और लिखा हुआ है जी, क्या कह रहा है जी, ऑल डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो मेहरबानी है उसकी, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं। तो अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाऊंगा अमाउंट जो 6,750 है, और 38,250 उधर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में, 6,250 कॉस्ट ऑफ सेल है मेरी, तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दी 6,750, 6,750 ले दी, ये डेप्रिसिएशन आ गई कॉस्ट ऑफ सेल में। और प्लांट एंड इक्विपमेंट ले दिए, स्मॉल लिख सकते हैं, अभी लिख लें, अभी कोई लड़ाई नहीं है, इतने प्यार मोहब्बत वाली। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग वैल्यू जो ईयर एंड पे आ गई है वो इधर आ जाएगी, एंड दैट वाज 38,250।
ले जी, ये वो काम है जो आपने करना था। तो सीधे सीधी डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल का रोला। इंपॉर्टेंट बात, आईएफआरएस 18 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनटेंजिबल एसेट्स का जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात थी आईएफआरएस 18 को लेके। बाकी कहानी सिंपल थी। ये सर स्टोरी थी आपकी। जी सर। अगर किसी को लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे ये करना चाहिए, कॉस्ट अलहदा लिखते, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा लिखते, तो ये बच्चों वाली बातें हैं गाइस, ये जरूरी नहीं है अब। इसलिए जरूरत नहीं है, बस कैरिंग वैल्यू चाहिए, कैरिंग वैल्यू लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एक नोट्स पे जाके थोड़ी सी क्लैरिटी लाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऊपर ऊपर हर चीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो अगर कहीं पे आपने सुना था कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है, तो इधर आएगी तो ऑपरेटिंग है। देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेड है यहां तक। तो अगर इधर आएगी तो ऑपरेटिंग है, इधर आएगी तो ऑपरेटिंग है, अलहदा से लिख देंगे तो फिर भी ऑपरेटिंग है। यहाँ पे एक अलहदा कॉलम लाइन बना के, और ये कर सकते हैं हर मटेरियल आइटम अगर आप अलहदा दिखाना चाहें दिखा दें। अगर किसी को लगता है डेप्रिसिएशन अलहदा जानी चाहिए, वो अलहदा से एक हेड बनाए, लिख दे, नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाओ, फिर जिधर लिख दिया उधर ही लेके जाना। कुछ नहीं लिखा इधर लाइन बना देना, ये लो, या अपनी मर्जी कर लेना। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। ओके गाइस, अब हमने जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि भाईजान जो भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, मैं कह रहा हूं जो भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंपेयरमेंट लॉस, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्पोजल, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। क्योंकि ये ऑपरेशनल एसेट्स हैं जो ऑपरेशन में यूज हो रहे होते हैं, और जो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, रेवेन्यू से शुरू होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आएगा, ऊपर जिस हेड में भी लिखोगे ऑपरेटिंग ही कहलाएगा। तो ये स्टोरी थी मेरे महबूब की। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट कि हमारा महबूब क्या कह रहा है। हमने दो एडजस्टमेंट्स की हैं। एक का ताल्लुक फाइनेंशियल लायबिलिटीज से था, आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल लायबिलिटी, लोन्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो भी बीनल में जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट को लेके हमने ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग काफी खेल लिया। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स थर्ड एडजस्टमेंट के बाद फोर्थ इन्वेस्टमेंट पे, फोर्थ एडजस्टमेंट पे। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट इज अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स। तो एक नोट पहले बनाते हैं फिर इधर आते हैं ताकि जरा क्लैरिटी रहे। तो नोट्स हम बना रहे हैं ये वाले, ये हमें पक्का करने में हेल्प करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व कराएंगे, हमें फाइनल अकाउंट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे। थर्ड नोट है। अब फाइनली फाइनेंशियल एसेट्स का आ गया। कुछ लोग पहले सोच भी रहे थे कि जब मैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज करा रहा था तो फाइनेंशियल एसेट्स का क्या करना है। सर फाइनेंशियल एसेट्स का नाम हमने रखा होता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट। और ये जब नाम ही हमने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कोई चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ना जाए। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल है, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट इनकम, फेयर वैल्यू गेन लॉस, यानी इनसे रिलेटेड अगर कुछ पीएनएल में जाना है। पीएनएल में इसलिए कह रहा हूं कि इनमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसका गेन लॉस ओसीए में जाता है। ओसीए में लड़ाई नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी है, ये लड़ाई सिर्फ किधर किधर की है, पीएनएल की। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे रिलेटेड जरा और करना। सबसे पहला पॉइंट, इन पे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेंगे, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलेंगे रिसीव होंगे, रिसीव, पे नहीं कर रहे, रिसीव कर रहे हैं, ये पीएनएल में जाते हैं। और पीएनएल में मतलब क्या है यहाँ पे, पीएनएल का मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हैं, तो अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हैं, अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हैं तो ओके फाइन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे। इंटरेस्ट सर, और सर बताएं, और बताएं। सर फेयर वैल्यू गेन लॉसेस जो पीएनएल में जाएंगे,
तो फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट के गेन लॉसेस, फेयर वैल्यू गेन लॉसेस, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल गेन लॉसेस जो फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन से आए हैं। ओसीए वाले क्यों नहीं, वो तो ओसीए में जाने, तो ये भी इधर। तो ये फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन से जो गेन लॉस है, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, ये प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी किधर जाने हैं, इधर ही जाने हैं, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल। फिर आपने एक ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है और वो है, भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो तीन बातें याद रखने वाली हैं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आईफरएस 9 एसेट वाले हो तो इन्वेस्टिंग वाले हो, लोन वाले हो तो फाइनेंसिंग वाले हो। एसेट वाले हो तो सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट क्यों नहीं होते, स्टैंडर्ड की एक बड़ी आसान सी कहानी है। स्टैंडर्ड कहता है जो एसेट्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरे स्कैम्स के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए और वो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने शेयर्स में लगा दिए। अब शेयर से डिविडेंड आते रहने हैं भाई, कॉलेज चल रहा है नहीं चल रहा, कॉलेज के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। तो जो एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करें फॉर द बिजनेस, ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्हीं को कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और आईफरएस 18 कहता है यार लोगों को समझ आनी चाहिए कि पैसा किधर से आ रहा है, ऑपरेशन से जो चीज आ रही है ऑपरेशंस में जाएगी, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा हुई इनकम है लोगों को समझ आएगी इंडिपेंडेंटली पैसे आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे बैंक में रखवा के उधर से इंटरेस्ट ले लिया, वो भी इधर ही आएगा। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट इनकम ऑन कैश या कैश इक्विवेलेंट भी इधर ही आएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन कैश या कैश इक्विवेलेंट, सर इस क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक में पड़ा हुआ डिपॉजिट, आप यही समझे। तो बैंक बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा ये भी इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहा है, इसके लिए कर तो कुछ नहीं रहे आप। तो भाईजान ये भी किधर जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग 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 इन्वेस्टिंग, तो ये सर कहानी है आपकी। जरा ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है। अब जी नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में हमने क्लैरिटी लाए, और ये वाले एमसीक्यूज भी हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे, किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है, और फाइनल अकाउंट्स में तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे ही। तो दिस इज हाउ IFRS 18 classifies income and expenses into three categories: इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। और मेजॉरिटी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे चीजें आती रहेंगी, क्लैरिटी आती रहेगी। तो हम गए वापस, हमने कहा यार देखते हैं जरा के करना क्या है, जरा गौर करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15.7 मिलियन एज एट 30 सितंबर X2। लो जी, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी है ईयर एंड पे, ईयर एंड पे जब भी कोई डेट आए उसको ईयर एंड से प्लीज कंपेयर करें। तो यहाँ पे जो डेट आई है वो ईयर एंड ही है, ईयर एंड की फेयर वैल्यू गिवन है, ईयर एंड की फेयर वैल्यू कह रहा दी देयर वर नो एक्विजिशंस और डिस्पोजल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर X2। ना कोई खरीदा ना कोई बेचा, तो मेहरबानी है उसकी, ना कोई खरीदा ना कोई बेचा। तो इसका मतलब है वो कह रहा है यार फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लो। तो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है हैड अ फेयर वैल्यू, और मुझे ये नहीं पता कि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, फेयर वैल्यू थ्रू बीएनएल है, या अमोर्टाइज कॉस्ट है, मुझे नहीं ना पता। तो मैंने कहा यार कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो ऊपर गए ट्रायल बैलेंस में और ढूंढने की कोशिश की कि कोई इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं हाईलाइट करने लगा हूं, तो जरा ओवर कीजिएगा। सर इक्विटी फाइनेंशियल एसेट लिखा हुआ है, ये लें 17,500, 17,000, 17,000 का फाइनेंशियल एसेट लिखा हुआ है, साथ में लिखा भी है नोट 4 देख लें। तो मेहरबानी है मेरे महबूब की कि नोट 4 मुझे खुद बता दिया उसने। अब अगर इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा कुछ नहीं है, जब लिखा कुछ नहीं है तो हम कंफ्यूज कि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है। तो सर फिर हमें याद आया कि हमारा जो महबूब है आईफरएस 9 वाला, उसने हमें क्या बोला था, उसने कहा था भाईजान फाइनेंशियल एसेट्स तीन तरह के होते हैं। मैं नोट्स पे इसलिए जाता हूँ कि याद करा सकूं कि कमीनो मनहूसो, नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लिया करो, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही आनी है। तो जरा गौर करना, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट कैटेगरी थी वो कौन सी थी, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। अगर उसने मुझे ना बताया कुछ भी कि ये कौन सी टाइप है, अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो आई विल एज्यूम कि भाईजान फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल ही है। तो इनके जो फेयर वैल्यू गेन लॉसेस हैं वो पी&एल में जाने हैं। अब अकाउंटिंग देख लेते हैं जाके।
अकाउंटिंग में जाके गए, ये लें, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखें जरा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो गेन लॉस आएंगे पीएनएल में, देखो यहाँ पे ये नहीं है कि ओसीएम में ले जाओ पीएनएल में ऑफसेट, ऐसी कोई बदतमीजी नहीं है। गेन आए पीएनएल में, लॉस है पीएनएल में। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीएम में गेन आए ओसीएम में, लॉस आए ओसीएम में। तो ये जो गेन लॉस ओसीएम में जाना है, यहाँ पे गेन लॉस पीएनएल में जाना है। अब हम जो कर रहे हैं वो ये वाली कैटेगरी है। इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट में क्या जाना है, तो बैलेंस शीट में जानी है फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। तो फेयर वैल्यू ईयर एंड उठाओ बैलेंस शीट में ले जाओ, और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में ले जाओ। सर पीएनएल में तो तीन कैटेगरीज है, बेसिकली पांच है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, और एक इनकम टैक्स को भी कैटेगरी मानते हैं वो, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को भी कैटेगरी मानते हैं। तो पांच कैटेगरीज हैं। लेकिन नई वाली कौन सी है, ये ऑपरेशन टैक्स तो पहले भी था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो पुराने जमाने में भी था, तो नया तीन है इसलिए तीन पे ज्यादा जोर देते हैं हम। लेकिन बेसिकली पांच कैटेगरीज हैं। तो बहरहाल ये किधर जाना है तो हमने अभी पढ़ा, इन्वेस्टिंग कैटेगरी में। सर ये जो डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट इनकम है, ये भी किधर जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंशियल एसेट मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्पोजल आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इनसे रिलेटेड कुछ भी आए भाई इन्वेस्टिंग 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 इन्वेस्टिंग। आई होप आप लोग क्लियर है। और यस इफेक्टिव रेट लगाना होता है। ये वाली इनकम को मैं जब कहता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये वाली इनकम है जो पीएनएल में जानी है, पीएनएल मतलब ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही वाली जानी है। तो लड़ने वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेके जाएं बैलेंस शीट में, ले जाते हैं सर। और क्वेश्चन पे वापस जाके जरा ट्रीटमेंट देखते हैं। सर 17,000 एसेट जो कि साल के शुरू वाला था, उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, देखते हैं जरा। 15,700 हो गई है। लॉस है लॉस। सर 17,000 वाला एसेट जो ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा था साल के शुरू की वैल्यू होगी, वो ईयर एंड पे पहुंच गया है 15,700 पे। तो ये एसओएफपी में ले जाएंगे, और जो डिक्रीज इंक्रीज है वो पीएनएल में जाएगा। सो वी हैव अ डिक्रीज ऑफ 1,300 लॉस है ऑन 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 फेयर वैल्यू लॉस है ये। फेयर वैल्यू लॉस और फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन से जो आता है, प्लीज लॉस और गेन और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही रहेगा, ताकि हम लोगों को दिखा सकेंगे भाईजान इन्वेस्टमेंट से पॉजिटिव रिटर्न्स हैं या नेगेटिव हैं, कभी कभार नेगेटिव रिटर्न्स भी होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये 1,300 उठाया फेयर वैल्यू लॉस, और 15,000 बैलेंस शीट में लेके जाना है, ईयर एंड की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में, फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में। तो मैंने क्या किया गाइस, बैलेंस शीट में आया, इधर भी आया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहली चीज मैंने जो लिखी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, वो क्या है, वो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट गेन या लॉस। तो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू मूवमेंट। मूवमेंट लिख लें, लॉस गेन लिख लें, जो दिल करता है लिख लें, बस इधर लिख देना। इट वाज 1,500, 1,300, 1,300 लॉस है तो नेगेटिव, प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव कर लेते। तो 1,300 इधर आ गया, तो लॉस आ गया ऑपरेटिंग के बाद। ऑपरेटिंग के बाद अब आ जाओ यार बच्चों, 1,300 यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में आएंगे। तो जी सर फाइनेंशियल एसेट लिख लें, नाम में नाम पे नहीं जाना, नाम पे नहीं जाना सर। तो आप फाइनेंशियल एसेट लिख लें, इन्वेस्टमेंट लिख लें, एड फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लिख लें, जो दिल करता है लिख लें। ये अमाउंट ईयर एंड की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमने यही पढ़ी हुई। तो ये एडजस्टमेंट थी आपकी रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये सर कहानी थी। ले जी, अब फाइनली आ गया जी आखिरी एडजस्टमेंट। आखिरी इसलिए कि एक एडजस्टमेंट अभी रहती है, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी फेमस एडजस्टमेंट है। टैक्स की एडजस्टमेंट टैक्स एक्टिविटी में जाएगी। देयर आर 5 एक्टिविटीज टोटल अंडर IFRS 18। तीन फेमस नए वाली इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, और दो और पुराने वाली टैक्स और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा क्योंकि तकरीबन ही खत्म होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बाकी चार एक्टिविटीज भरपूर तरीके से थी इधर। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ये क्या करना है। ये चैप्टर आपके नोट्स में, जो चैप्टर कौन सा चैप्टर आना चाहिए इससे पहले, तो हम लोगों ने जो चैप्टर 12 है प्रोबेबली फाइनल अकाउंट से पहले, आईफरस 16 15 के बाद, जो हम लोग कहते हैं बच्चों को करने के लिए, चैप्टर 12 नहीं है, ये वाला चैप्टर है जी। जो अगर आपको आता हो, बड़ा बेसिक सा चैप्टर 8, तो ये एक्सक्यूज मी हेल्प करता है आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये एक एडजस्टमेंट है, सेम मिलती जुलती। तो ये जरा इसको देखते हैं, जिन्हों को नहीं आता वो रिवाइज करेंगे ये वाला, इस पर टाइम नहीं लगाता। अब आ जाए जरा गौर करें, एडजस्टमेंट जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है वो,
वो भाईजान कह रहे हैं बैलेंस ऑन, वो क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑन करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स अंडर ओवर प्रोविजन फॉर द टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर X1। पिछले साल से एक अंडर ओवर प्रोविजन आती है, ये या एक्सपेंस है या इनकम। सर पता कैसे चलेगा एक्सपेंस है या इनकम है? तो सर पता ऐसे चलेगा कि अगर डेबिट साइड पे हुई तो डेबिट तो फिर एक्सपेंस ही होता है, और अगर क्रेडिट साइड पे हुई तो क्रेडिट तो फिर इनकम ही होती है। तो इसका मतलब है मुझे अंदाजा लगाना है कि डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे है। तो जब मैं जाऊंगा द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स अंडर ओवर प्रोविजन, तो मैं बैलेंस ऑन करंट टैक्स नाम लिख दिया उसने, इसका मतलब है करंट टैक्स नाम है, उसके आगे देख लो बैलेंस बैलेंस। तो मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में जाके देखता हूँ, इधर उधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया नीचे से ऊपर की तरफ, डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रेड पेएबल, डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स। करंट टैक्स मुझे मिला, मेरे महबूब ने मुझे लिख भी दिया है कि नोट 5 में है। मेरा महबूब, ये यही अच्छी बात है मेरे महबूब की। ये लो जी 1100 डेबिट साइड पे है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो ये 1100 आपका एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को टोटल करना होता है, हमने टोटल तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें, तीन चीजें टोटल चाहिए होती हैं हमें, तीन चीजें टोटल चाहिए होती हैं हमें, तीन चीजें टोटल चाहिए होती हैं, तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें, टोटल तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें P&L के चार्ज के लिए। तो ये लिखा हुआ है पेज आपके पास, आपके नोट्स में जो पेज है पता नहीं कौन सा है, 44। तो 44 पेज पे लिखा हुआ है कि P&L में चार्ज निकालना है तो करंट टैक्स लेना, अंडर प्रोविजन लेना, या ओवर प्रोविजन में से कोई एक चीज है तो यहाँ पे ये है। और दूसरा इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेना। ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें पीएनएल में आनी है, तीन चीजें पीएनएल में आनी है, तीन चीजों तीनों चीजों को इकट्ठा करके एक वर्किंग बना के टोटल पीएनएल में ले जाते हैं। सर डायरेक्ट पीएनएल में लिख दें, लिख लो, टोटल कर लेना उधर ही। तो ये लड़ाई नहीं है, ये आपका दिल करे जो दिल करे कर लो। इसका मतलब ये है कि मुझे ये तो मिल गया है, डेबिट पे साइड पे एक्सपेंस मिल गया है, करंट टैक्स ढूंढते हैं, मूवमेंट ढूंढते हैं। सर बैलेंस शीट में क्या जाना होता है? बैलेंस शीट में दो चीजें जानी होती हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स और टैक्स पेबल करंट टैक्स। अंडर ओवर प्रोविजन का बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सपेंस इनकम होता है तो इसलिए पीएनएल में जाता है। बाकी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में से क्लोजिंग बैलेंस। तो अब ये वो काम है जो होना है, तो इसको जाके चेक करें, अगर नहीं आता इसको समझे जरा जाके, छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू ये आपने समझा होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 1100 मुझे एक्सपेंस मिल गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से एक टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग बनाई, और मैंने कहा यार टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कहा ऐसे निकलेगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा लिख देना इधर करंट टैक्स जो एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस है 1100, ये ट्रायल बैलेंस से आपको मिल गया है। डेबिट साइड पे था तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे होता तो इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। 1100 एक्सपेंस आ गया। ओके सर आगे पढ़े सर, नोट पढ़े सर। कह रहा है दी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड, इस साल का जो टैक्स है वो 7.4 है। इसकी डबल एंट्री होती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। और जब एक एंट्री बन जाए तो डेबिट अलहदा पोस्ट होता है, क्रेडिट अलहदा। ये नहीं है डेबिट पोस्ट करके को हो तो गया, वो खो तो क्रेडिट किसने पोस्ट करना है? तो डेबिट अलहदा पोस्ट, क्रेडिट अलहदा पोस्ट। तो बताएं जरा करंट टैक्स की डबल एंट्री क्या होती है? टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल। तो ये टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल की आपने डबल एंट्री बनानी है। ये डबल एंट्री है। नोट्स पे बार बार आ रहा हूं कि नोट्स याद करो, नोट्स में लिखी हुई बातें याद करो, यही काम आनी है। तो टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, तो ये डबल एंट्री बना दी मैंने। टैक्स एक्सपेंस में पीएनएल में लूंगा और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में लिखूंगा, तो आपके सामने लिखूंगा। तो जरा गौर करें हमने करना क्या है जी। तो लें सर, ये सर कहानी है। तो टैक्स 7.4 मिलियन है तो 7400 बना। तो टैक्स एक्सपेंस इधर, ये एक्सपेंस इकट्ठा कर रहा हूं ना इधर, तो फॉर द ईयर जो टैक्स है वो इधर आ गया, फॉर द ईयर टैक्स। तो ये है 7400, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट एक्सपेंस हुआ है। क्रेडिट अब आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्रेडिट आपने करना है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं। बैलेंस शीट में गए, हमने कहा बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में आए, यहाँ पे टैक्स पेबल लिखा। सर बैलेंस शीट में तो आईएफआरएस 18 ने कोई चेंज नहीं कराई सर, कोई चेंज नहीं कराई सर। बैलेंस शीट उसने कहा यार बेहतरीन बना रहे हैं आप, जाने दें जिस तरह चल रही है। तो इट वॉज 7400 प्रोबेबली, ले 7600 तो नहीं था, 7400 था। तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया, टैक्स पेबल क्रेडिट किया आप लोगों ने।
तो ये काम करने के बाद अब आगे क्या करें? आगे देखते हैं जी, आगे क्या किया हम लोगों ने। आगे हम करेंगे अगली एडजस्टमेंट का साफ साफ। अगली एडजस्टमेंट मतलब आगे क्या लिखा, कह रहा है 30 सितंबर X2 पे। क्या कह रहा है? 30 सितंबर X2 पे। ओए 30 सितंबर X2 ईयर एंड है, ओए ईयर एंड। क्विंसी हैड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 5 million रिक्वायरिंग अ प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स। एनी डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन P&L। वो कह रहा है ओसीएफ, वो हमने पढ़ा था कि टैक्स जो होता है ना थोड़ा ओसीएफ में भी जाता है अगर रिवैल्यूएशन गेन हो। उस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन गेन था ही कुल, और अगर होता भी तो मुझे बता देता है कि उसका कोई टैक्स है। तो लेकिन यहाँ पे देखो वो कह रहा है सारा P&L में ले जाना यार, ओसीएफ वाला रोला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स रिवैल्यूएशन गेन पे जो है वो ओसीएफ में जाता है, और जो बाकी होते हैं P&L में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है सारा P&L में ले जाओ, तो हमने कहा ठीक है, थैंक यू। अब द इनकम टैक्स रेट इज 20%। तो अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये वो अमाउंट है जिसपे टैक्स वालों ने कहा यार इसका टैक्स हम बाद में लेंगे आपसे। हमने कहा बाद में लेंगे, तो ठीक है, इसी को कहते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स, तो मैं इसके ऊपर अगर टैक्स की रेट लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स। सर ये कहां पड़ा था सर? सर नोट्स देखें, नोट्स देखें, ऐसे ना करें। ये देखें डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होना है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। इसी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को यहाँ पे मैंने और नाम भी दिया था, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस। टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू का फर्क। तो सर इसके ऊपर रेट लगाएं, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग से कंपेयर करें, मूवमेंट लें, इंक्रीज एक्सपेंस है या डिक्रीज इनकम है। तो ये वो काम करना है, ओपन इंक्रीज डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है। बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस आता है, बैलेंस शीट बनती ही ईयर एंड पे है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वापस। तो जरा हमने देखा यार कि ओपनिंग बैलेंस कितना है डेफर्ड टैक्स का, पता नहीं, ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं जरा डेफर्ड टैक्स का, तो क्लोजिंग निकाल लेते हैं। 5000, 30 कॉमन चल रहे हैं, ये 5 million के ऊपर 20% लगाना था, तो ये 1000 है। ये क्लोजिंग है, ये मूवमेंट नहीं है। ईयर एंड पे इतने की अमाउंट की प्रोविजन चाहिए, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी चाहिए। तो 1000। अच्छा जी, सर ओपनिंग कितना? सर ओपनिंग देख लेते हैं। ओपनिंग देखने गए तो 1200 ओपनिंग है। ये ले ट्रायल बैलेंस में जो बड़ा होता है ओपनिंग है 1200। 1200 ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से मिल गया। तो अगर 1200 ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से मिल गया, तो क्लोजिंग मुझे एडजस्टमेंट से मिल गया। तो मैंने देखा मूवमेंट क्या है, तो पता चला डिक्रीज है, कोई लाइबिलिटी कम हो गई। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बोलो सारे, बहुत बहुत अच्छी है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? अच्छा, मतलब इनकम। तो ये सर 200 की इनकम है। बैलेंस शीट में सर ये रेंट की वैल्यूज जाती हैं, तो ये जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट, और ये इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंस इनकम हम इधर इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहां पे मैं 200 की इनकम लेके आऊंगा। ले जी, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो ये इनकम आ गई। जब नेट ऑफ किया तो पता ये चला कि 1100 7400 ऐड हो जाएंगे, 200 माइनस, बताइएगा। 8300 एक्सपेंस आएगा P&L में, तीन चीजों को मिला के। और ये बैलेंस शीट में जानी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है ये। तो डेफर्ड टैक्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ले जाओ, क्लोजिंग बैलेंस। तो 1000 चला गया इधर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिखें। लें जी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख दें। कितनी थी? ये एंड पे 1000 थी, 1000 इधर आ जाएगी। और टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया था? लें जी, टैक्स एक्सपेंस ये एक लेता हेड है 8300 का। लें जी, ये टैक्स एक्सपेंस, और ये कितनी चीजों से मिलके बना है? तीन चीजों से। टैक्स एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। अभी कर दे, क्योंकि स्मॉल को एडजस्टमेंट को आनी नहीं। 8300 टैक्स एक्सपेंस में आ गया, 8300 किधर आ गया? टैक्स एक्सपेंस में, 8300 टैक्स एक्सपेंस में आ गया। अब ये कहानी है, दोबारा से वर्किंग में लेके जाता हूं। ले दी, ये वर्किंग में आ गया। ये ले जी, अब दो चीजें पोस्ट हुई हैं गाइस, दो चीजें पोस्ट हुई हैं टोटल। एक ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, और एक ये P&L में। ये दो फाइनल चीजें P&L में गई हैं, और
बैलेंस शीट में गई, एग्री। और एक करंट टैक्स गया, और वो था जितना भी था फॉर द ईयर 7400 शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लिख दिया था या नहीं लिखा था? लिख दिया है, तो बस ठीक हो गया। तो ये लेनी 4 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, इसमें से मेजोरिटी आपने सीख ली है। अब हम एक एडजस्टमेंट करेंगे आईएफआरएस 15 की, आखिरी एडजस्टमेंट है आईएफआरएस 15 की, वो करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने छोड़ दी थी और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। एडजस्टमेंट वन, एडजस्टमेंट वन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट वन है क्या? मैं जरा नोट्स पे लेके जाता हूँ। मैं नोट्स पे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ समझा सकूं कि नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं बड़े काम की हैं। तो आप लोग आईएफआरएस 15 पे जाएंगे, और आईएफआरएस 15 में स्पेसिफिक सिचुएशंस पढ़ी थी हमने, और 2 3 4 5 एमसीक्यूज भी किए थे हमने, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी बेच रहे होते हैं गाइस, गुड प्लस सर्विसेज। हम इसको कहते हैं कि देर आर टू पीओस, हम कहते हैं इसको, देर आर दो वादे किए हैं कस्टमर के साथ। आपने आपने कहा मैं गुड्स भी बेचता हूं सर्विसेज भी। हम करते ये हैं कि गुड्स जिस दिन चले जाए उस दिन रेवेन्यू बना लेते हैं, लेकिन सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर पीरियड जाएगा। तो अज्यूम करते हैं हमें 3 साल की सर्विस देनी है, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल पे रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बुक होगा, यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 3 कर लें। ये सर हमें पता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि हमने वादा किया उसके साथ इस साल के स्टार्ट पे के गुड्स देते हैं और 1 साल सर्विस भी दे चुके हैं, तो 1 साल की सर्विस का रेवेन्यू बुक होना चाहिए। ये 2 साल अगला रेवेन्यू नहीं है अभी। जब तक रेवेन्यू अर्न ना कर लो, जब तक रेवेन्यू कमा ना लो, तब तक तब तक वो बुक नहीं कर सकते। तो जो सर्विस मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स में देनी है वो मेरी लायबिलिटी है, दैट इज नॉट माई रेवेन्यू। ये एक बेसिक स्टोरी है जिसका आपको पता होना चाहिए इस एडजस्टमेंट में जाने से पहले। ओके गाइस, गुड्स दे दी, यस। सर्विस 1 साल की, तो 1 साल का रेवेन्यू बुक करें। सर सर्विस दी नहीं है, रेंट पे गुड्स बेची है, गुड्स डिलीवर कर दी, सर्विस अगले 3 सालों में, तो सर्विस का 1 रुपया रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कौन सा सर्विस रेंडर की। जब तक एफर्ट्स पुट हो नहीं जाती तब तक रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है कि रेवेन्यू ऑफ गुड्स सोल्ड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंट्रोल पास टू कस्टमर, यूजुअली डिलीवरी डेट। रेवेन्यू ऑफ सर्विस रेवेन्यू शुड बी एलोकेटेड ओवर सर्विस पीरियड। तो जितना टाइम गुजरा उतने का रेवेन्यू बनाओ, बाकी लायबिलिटी है। और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी। अगर पहले एडवांस में ले लिए हैं, तो इसका मतलब है ये दो बातें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, ये अगर होगी तो एडजस्टमेंट वन समझ आएगी, अदरवाइज तो फिर रोला रहेगा। तो देखते हैं, जरा एडजस्टमेंट वन पे जाते हैं वापस और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। तो मैंने एडजस्टमेंट वन शुरू की। मैंने कहा हाँ भी एडजस्टमेंट वन वालों क्या हालात हैं? उन्होंने कहा थोड़े मुश्किल ही हैं। मैंने कहा देख लेते हैं। 1 अक्टूबर X1 साल का स्टार्ट, 1 अक्टूबर X1 साल का स्टार्ट। ये बात कोई भी डेट देखो, हमेशा ईयर एंड से कंपेयर करो। डेट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी एज में तो डेट ही इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? सारी तैयारी, सारे एफर्ट्स तो डेट के लिए है। इसलिए जो ईयर एंड है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईयर एंड की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमेशा कंपेयर करना। अब आ जाओ जरा, 1 अक्टूबर X1 मतलब साल का स्टार्ट। सर ये आपको कैसे पता चला? मेरा ईयर एंड 30 सितंबर X2 चल रहा है क्वेश्चन में, जाके देख लो। नहीं तो साल के शुरू में क्विंसी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर 10 मिलियन, 10 मिलियन की उसने गुड्स बेच दी। गुड्स बेच दी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू इन द ट्रायल बैलेंस, और रेवेन्यू में लिख भी दी। कितना रेवेन्यू में लिख दिया? 10 मिलियन। कितना रेवेन्यू में लिख दिया? एज पार्ट ऑफ द सेल एग्रीमेंट। लेकिन 10 मिलियन में जब हमने 10 मिलियन की गुड्स बेची थी, उसी एग्रीमेंट में हमने कहा था क्विंसी यानी हम इज कमिटेड टू द ऑन गोइंग सर्विसेज फॉर दिस प्रोडक्ट अंटिल 30 सितंबर X4। तो अक्टूबर X1 से लेके 30 सितंबर X4 तक, X2 पे 1 साल, X3 पे 1 साल, 2 साल, और X4 पे 3 साल। उसने खुद भी लिख दिया कि कुछ नैश हैं जिनको पता नहीं चल रहा कितने साल। उसने कहा 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो 3 साल की आपने ऑनगोइंग सर्विसेज भी देनी है। इसका मतलब है 10,000 में आपने सिर्फ गुड्स नहीं बेची, आपने दो चीजें बेची हैं, गुड्स बेची और 3 साल की सर्विस। लेकिन अच्छी बात क्या है, गुड्स बेची थी साल के शुरू में, तो साल के एंड तक 1 साल की सर्विस डिलीवर हो चुकी है। तो कितने साल की सर्विस अभी डिलीवर नहीं? तो 2 साल की सर्विस अभी रेवेन्यू, लेकिन 1 साल का रेवेन्यू ठीक है।
क्या ये बात क्लियर है? तो वो क्या कह रहा है, 10 मिलियन सारा का सारा किधर शामिल है। तो इसका मतलब है इसमें गलती क्या हुई, वो 2 साल का सर्विस का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है ही नहीं, वो रेवेन्यू रेवेन्यू में शामिल है। तो अगर रेवेन्यू में शामिल है तो क्या करना चाहिए, रेवेन्यू में से माइनस, और इसको बनाए लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में अच्छी बात क्या है कि जो 12 माह में लाइबिलिटी खत्म होनी है, आने वाले 12 माह में, वो शॉर्ट टर्म, और जो 12 माह के बाद खत्म होनी है। तो ये सर्विस 2 सालों की है, एक सर्विस देनी है आपने आने वाले साल में, और एक सर्विस देनी है उससे भी 1 साल बाद। तो इसका मतलब है स्प्लिट होगी, 2 साल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। अच्छा सर बताएं कैसे, क्या द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मिलियन। उसने क्लियर किया कि 10 में सर्विस भी है, फिर भी एहतियातन उसने लिख दिया। आगे, अगर यही सीए वाला होता, पता क्या करता होगा, था साल लगाओ शामिल है ये नहीं। अब आ जाओ, द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू क्विंसी ऑफ द सर्विसिंग 6 मिलियन। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, वो कमीना दे रहा है कॉस्ट, कॉस्ट दे रहा है, ये नहीं कह रहा रेवेन्यू है इतना। 10 मिलियन में कितना सर्विस का रेवेन्यू है, उसको बताना चाहिए था कि यार इतना सर्विस का रेवेन्यू है, 1 साल में इतने की बेचते हैं। कमीने ने नहीं बताया, कह रहा है कॉस्ट, कह रहा है आप जब सर्विस देते हैं तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ती है, लेकिन मैं तो रेवेन्यू ठीक करने पे लगा हूं, तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो अब आप आज ये कॉस्ट गिवन है, मुझे सेल चाहिए। अच्छा मैंने कहा यार सेल कैसे निकालूं, तो उसने कहा भाई मार्जिन मुर्जिन दे देते हैं। तो उसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो कह रहा है इस तरह की सर्विसेज 600 कॉस्ट है, इस पे आप नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं 25% मार्जिन है। तो मैं सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाता हूँ, और आगे कह रहा है परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, और वो कह रहा है डिस्काउंट को, डिस्काउंटिंग इग्नोर कर दो, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया तेरा, अदरवाइज तो रोला ही था। अब मुझे बताओ, अगर आपको बताया जाए कि कॉस्ट है किसी चीज की 600, और ये पर एनम है, ये वाली बात लोग भूल जाते हैं, पर एनम है, ये याद रखना 1 साल की है, तो 2 साल की कितनी होगी, 1200। अब या तो पहले 1200 ले लो, या बाद 1 साल का रेवेन्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले। अब 600 कॉस्ट है पर एनम, सेलिंग प्राइस नहीं पता, ओके, प्रॉफिट नहीं पता, ओके, मार्जिन पता है, मार्जिन 25% लिखा हुआ है, मार्जिन में 100% रखा जाता है सेल्स को, और जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट होता है, तो ऑटोमेटिकली 75% कॉस्ट होगी। तो अगर मुझे रेवेन्यू पे पहुंचना है, तो मैं 600 को डिवाइडेड बाय करूंगा 75, तो 1% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने किया 600 डिवाइडेड बाय 75 इंटू, मुझे प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो 800 1 साल की सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताएं कितने साल गलत रेवेन्यू बुक हुआ हुआ है, 2 साल। तो डबल एंट्री बनने लगी है, रेवेन्यू को कम कर दो, डबल एंट्री नहीं भी बनाओगे कोई मसला नहीं है, डेबिट रेवेन्यू कर दो, 800 1 साल का है, तो 2 सालों का कितना बना, 1600। सर क्रेडिट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कर दें सर, आने वाले 12 माह में जो सर्विस देनी है 800, क्रेडिट क्या करें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितने से, 800 से। तो रेवेन्यू में से निकाल के लाइबिलिटी बना दी है। फिर अब हमने करना क्या है, रेवेन्यू में से 1600 जाओ माइनस करो। सर 10,000 क्यों नहीं माइनस कर रहे, 10,000 में गुड्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है, 1 साल की सर्विस भी ठीक है, 2 साल गलत है जो आगे आने वाले सालों में सर्विस देंगे, तो 2 साल माइनस कर रहे हैं, 1600 रेवेन्यू में से माइनस। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कहते हैं आजकल, ये जो रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस है इसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कहते हैं। अब रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस भी कह देंगे तो कोई लड़ाई नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिख दें आप, 1 साल लॉन्ग टर्म, 1 साल शॉर्ट टर्म, आने वाला साल शॉर्ट टर्म है, उससे जो नेक्स्ट ईयर है वो लॉन्ग टर्म। क्या हम यहां तक साथ हैं, कोई परेशानी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, अगर ये बात समझ लगी आपको, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 800, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 800, आगे क्या करना है हम लोगों ने, जी सर, जी सर, चले आगे, कोई परेशानी। ट्रायल बैलेंस पोस्ट करना है, ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग में भी हमने 2 4 चीजों का ख्याल रखा हुआ है, क्या IFRS 18 की अप्लाई, रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग क्या है,
25 के सामने डेप्रीसिएशन की, तो बताएंगे बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन 6600 कैसे आई है जी? सिर्फ बिल्डिंग वाले पोर्शन को डेप्रीशिएट करना, लैंड को ना डेप्रीशिएट कर देना। तो बिल्डिंग 165,000 डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स, कितनी डेप्रीसिएशन है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन किधर जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कई हेड है, वन ऑफ देम इज कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी डेप्रीसिएशन आई है? 6600। क्या बात करें आप, जल्दी से बताएं कॉस्ट ऑफ सेल किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक हेड बना लेंगे जीपी के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस में जाएंगे, तो ये 3 एक्सपेंसेस में लेके जाने लगा हूं। एडमिन का हेड आपने पहले बनाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल का हेड भी है, डिस्ट्रीब्यूशन का हेड नया बनाना है आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ऊपर बनाए, लिखे सारे। कॉस्ट ऑफ सेल में लिखे जाके 136,800। क्या लिखना है? 136,800 लिखे? आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे बताएंगे, ताकि मुझे इधर उधर ना होना पड़े ज्यादा। ओके, 136,800 सारे क्लियर है? मैं कॉस्ट ऑफ सेल में लिखने लगा हूं 136,800। क्या ये बात क्लियर है? कोई परेशानी? मुझे बताएं। 6600 ठीक है, छोड़ दो बस। अब आज बना लेंगे ना उसको, ऐसे बनाएंगे कि आए आंसर ठीक। अब आज जरा प्लस बताएं जी जरा, क्या कहानी है? 19 19,000 है एडमिन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इधर हेड बना लें, डिस्ट्रीब्यूशन बताएं कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है। 12,500। क्या बात क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़े। ओके, अब आ जाओ यार बच्चों, नेक्स्ट। ट्रायल बैलेंस पे रहना है। लोन नोट इंटरेस्ट पेड। अब सुने जरा, ये लोन नोट इंटरेस्ट है, प्लीज ये बात क्लियर करेंगे, ऑलरेडी डील हो चुका है। 1500 इंटरेस्ट पेड। मुझे बताएंगे इंटरेस्ट पेड पीएनएल में जाता है या जो इफेक्टिव रेट वाला है वो जाता है? और इफेक्टिव रेट में ये भी शामिल होता है, तो चेक करना जरा। ये टेबल में लेके जाके खत्म हो चुका है, देख टेबल देखें जरा। क्या टेबल में आपको 1500 नजर आ रहा? तो जब ये टेबल में आ चुका है तो अब आपको इसको उधर लेके जाने की जरूरत है। ये तो उधर कितना जाना है इफेक्टिव रेट वाला? क्या आंसर है उसका? ये 1920 में शामिल है ऑलरेडी 1500। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये बात क्लियर है? तो मुझे बताएं, क्या मैं 1500 भी पीएनएल में लेके जाऊं? कितना पीएनएल में जाना था? बस 1500 टेबल में आया, खत्म होगी स्टोरी। इज दैट ओके? बताएं, इंटरेस्ट पेड इफेक्टिव रेट वाला पीएनएल में जाना है या पेड पीएनएल में जाना है? ले गए। डिविडेंड पेड, क्या लग रहा है? आंसर है सर, ये डिविडेंड पेड चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स पे होता है। और ऑर्डिनरी शेयर्स की जो चीजें होती हैं उनके साथ जो लेन देन चलता है वो चेंजेस इन। तो सर आप तो बना नहीं रहे चेंजेस इन इक्विटी। जब आप चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना रहे होंगे तब ये चीज डायरेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में इक्विटी के हेड में। तो बैलेंस शीट की इक्विटी के हेड में 19,200 ले जाए, 19,200 ये लें इक्विटी। और ये इक्विटी में किस किस हेड में से माइनस होता है जाके भला? रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होता है। सर ये कहां पड़ा था? सर ये बहुत ज्यादा जगहों पे पड़ा है, दिखाते हैं आपको। पहला 16,000 कितना था? 19,000, 19,200। सर ऑर्डिनरी डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है, या इस 32 में भी पड़ा था कि इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड्स आते हैं रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। ये चेंजेस इन इक्विटी में भी पड़ा था 1920 है, नहीं 200 इस बात ही नहीं होता। खैर, क्या ही बात क्लियर है? दोबारा देख लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है 19,000 1920 है, नहीं जी 19,200 है। लेकिन अमाउंट इधर उधर हो भी गई, प्रोसेस पे फोकस करो। ये बात क्लियर है? प्रोसेस समझ आ रहा है ना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना? बस ठीक है, अमाउंट इधर उधर की टेंशन नहीं लेनी, एक आधी अमाउंट इधर उधर होने दो जरा थोड़ा। यहाँ तक सारे साथ हैं। वो 1920 में इंटरेस्ट एक्सपेंस और लोन था, अब शायद जरा उधर घूम रही थी अभी, है ना? ओके जी, अब आ जाए यार आगे। 19,200 आ गया।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस रहा होगा आपका थोड़ी देर, उसके ऊपर आपको मिल गया इंटरेस्ट रिसीव। और हमने पढ़ा था ये जो कैश या कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक बैलेंसेस पे जो इंटरेस्ट कमाओगे, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसके लिए भी ऑपरेशन करना जरूरी थोड़ी है, पैसा काम है खुद ही करता रहेगा। तो ये 300 हमने किधर लेके जाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बताओ जरा 300 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाओ। लें जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, इसको मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मसला तो नहीं है। ये नाम इसलिए लिख रहा हूं कि एमसीक्यूज में ना वो टेंशन ना रहे फिर कि कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसे। आप बताएं कितना था? पॉजिटिव है, इनकम है, ये लें। आगे बढ़ते हैं यार बच्चों, आगे कोई परेशानी है? नेक्स्ट। ठीक है, आगे बात समझ, कोई परेशानी? ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। सर इक्विटी शेयर्स 25 सेंट्स ईच पे इक्विटी शेयर्स हैं, 60,000 के इक्विटी शेयर हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी के हेड में जाएंगे। लोन नोट आप डील कर चुके हैं क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप लोन लिख चुके हैं ना? सर किधर लिखा है सर? तो यार ये टेबल इसी लोन का तो बना था, ये देखें। 25,000 में से क्या माइनस किया आपने? 1,000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 24 हो गया, तो 25 ये डील हो चुका है। तो जो ऑलरेडी डील हो चुका है दोबारा डील करने की जरूरत नहीं है। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? अब मुझे बताएं कि लोन भी डील हो चुका है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स लिख दिए आप लोगों ने? ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी में जाके हम इकट्ठे लिखते हैं। रिटेन अर्निंग भी देख लो जरा 1 मिनट के लिए, बताएं रिटेन अर्निंग कितनी है? बोलो यार बच्चों, रिटेन अर्निंग कितनी है? रिटेन अर्निंग्स है 60। कोई परेशानी? बताओ रिटेन अर्निंग कितनी है कोई परेशानी? लें जी, रिटेन अर्निंग 6,500 है। तो मुझे बताएं, इधर आए बैलेंस शीट में इक्विटी के हेड में आए, 6,500 इधर आ गया जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग 6,500। ये ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए इधर, बताएं ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? शेयर कैपिटल लिख लें, ऑर्डिनरी शेयर्स लिख लें, कितने थे? 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। कोई परेशानी? डन? कोई परेशानी है? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या करना है हमने? जी सर, रिटेन अर्निंग्स होगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख चुके हैं ना आप ऑलरेडी? इक्विटी फाइनेंशियल एसेट लिख चुके हैं? तो 17 नहीं लिखा आपने, तो 15,000 समथिंग लिखा था, 15,700। तो सर आंसर है ये शुरू के बैलेंस है। हमें बैलेंस शीट में कौन से चाहिए होते हैं? क्लोजिंग। तो हम ईयर एंड का बैलेंस लेके गए थे। एग्री? आगे सर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, रिसीवेबल और बैंक, ये आपके करंट एसेट्स में जाएंगे। तीनों करंट एसेट्स में जाके लिख दें। लिख दें, फिर मुझे बैलेंस बताना है आपने। लिख दिए सबने? 24,800, 28,500 और 2900। बैंक अगर डेबिट साइड पे है तो एसेट है, क्रेडिट साइड पे होगा तो क्या होगा? ऐसा क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़े। ओके जी, अब आ जाओ यार बच्चों, मैं भी लिखने लगा हूं। मुझे बताना जरा करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है। इन्वेंट्री बताना, 24,800। रिसीवेबल्स 28,500। बैंक बताइएगा प्लीज। 29,900। क्या ये बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। जी सर, टैक्स, करंट टैक्स लिख चुके हैं, डेफर्ड टैक्स डील हो चुका है। ट्रेड पेएबल, ये लें जी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में 3,700 शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में लिखते हैं। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में लिखे कितना है? 2,700 थे, 37 थे, 3,700। क्या ये बात क्लियर है? कितने थे? 37। क्या ये बात क्लियर है? आगे बच्चों, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी एसेट्स। डन?
3100 डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी फाइनेंशियल एसेट। इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स, ये जो ऊपर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इनके ऊपर डिविडेंड्स मिले हैं, बता सकता है किस एक्टिविटी में जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 3100 इधर आ गया। तो ले जी, डिविडेंड रिसीव्ड भी इधर आ गया। सर डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इनकम होती है सर, एसेट्स पे आती है। डिविडेंड जो आप पे करते हैं वो इक्विटी के ऊपर पे करते हैं, वो चेंजेस इन इक्विटी या डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं, रिटेन अर्निंग में से माइनस होते हैं। तो बताओ डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड एक जैसा ट्रीटमेंट है? डिविडेंड पेड किधर जाएगा? रिटेन अर्निंग में। रिसीव किधर आएगा? अमाउंट कितनी थी इसकी? 3100। इसमें बिल्डिंग 185 की थी। बिल्डिंग और लैंड कितने की थी? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे नजर आ रही है आप लोगों को? प्लीज बताएं। 180। तो मुझे बताएं 185,000 की और डेप्रिशिएट इस दफा कितने की है आप लोगों ने? तो 6600 माइनस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कर दे माइनस 185,000। लें जी, 185,000। एग्री? तो प्लीज जरा देखिएगा क्या करना है जी। दिखाएं लैंड एंड बिल्डिंग। 185,000, 185,000 माइनस क्या करेंगे आप लोग? 6600। तो बताएं एसेट कितने का आगे? जी सर, 1,179,178। ले रही है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई गाइस। क्या आ गया आप लोगों के पास से? चलो रेवेन्यू का टोटल करें। 339,900। ले रही है रेवेन्यू एडजस्टेड आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल करें। 150,150। लें जी, ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। 24,0750। अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी। एडमिन एक्सपेंस बताएं यार कितने आए हैं? 19,000। इसमें इशू कॉस्ट ऑफ लोन गलत आई हुई थी, वो माइनस करके जो सही एडमिन एक्सपेंस लिखे हैं वो कितने हैं? 18,000। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दी? माइनस। आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए हैं, ये ऐड होना है, दो माइनस होने हैं जीपी में। 211,25। सारे चेक कर लें, ये सही है। चलें इन्वेस्टमेंट इनकम से ऐड करें। इसका टोटल भी दिखा सकते हैं, ऊपर कॉलम में लेके आना है तो। यानी अगर आप ये करना चाहें तो जरूरत नहीं है। अगर आप ये करना चाहें कि इसको इधर लिखें और इसका टोटल लाना चाहें आउटर कॉलम, तो वो भी ला सकते हैं। बता सकते हैं कितना आ रहा है टोटल? 3,400 में से 1,300 माइनस तक की है 20। तो ये आपकी क्या है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आने वाली इनकम। एग्री? अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन एक ही है, तो क्या कर दिया हम लोगों ने? माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बच्चों। पहले इसका भी टोटल कर लो यार, दोनों ऐड करके बताओ कितना आंसर है यार। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर फाइनेंस एंड सॉरी 213350। 1920 माइनस करो तो पीपीटी आ जाएगा बच्चों। 211,430। टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ जाएगा 20,31,30। ओके जी, क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्वेश्चन में था? नहीं था। प्रॉफिट फॉर द ईयर बताएं। 203,130 यही है। क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस क्वेश्चन में कुछ भी था? नहीं था। रिवैल्यूएशन गेन और एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए गेन होता है, वो आता है अगले क्वेश्चंस में आ जाएगा। मुझे बताइए प्रॉफिट किधर जाना होता है गाइस? प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में जाना है, यही एक अमाउंट है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर की। आगे तो कुछ था ही नहीं ना। तो ये आप लोगों ने रिटेन अर्निंग्स में ले जाना है, तो इसको रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं। जी सर, रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं।
क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? आगे क्या करना है यार बच्चों? क्वेश्चन खत्म, उठाए रिटेन अर्निंग में ले जा। 203130, रिटेन अर्निंग में जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाता होता है ऐड। कितना प्रॉफिट था बताएं? 203130, ओपनिंग बैलेंस प्लस टैक्स। तो रिटेन अर्निंग ऐसे बनती है, रिटेन अर्निंग्स साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस है वो आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड हो जाता है, और जो डिविडेंड्स दिए हैं वो माइनस हो जाते हैं। अभी तक की नॉलेज के मुताबिक ये रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आता है। बताएं कितना आ रहा? 190430। लें सर, क्वेश्चन खत्म। टोटल करें जी, डेबिट साइड पे एक लोग, कुछ लोग टोटल कर लें, कुछ लोग क्रेडिट साइड टोटल कर लें। ये आपका, इसको कहते हैं बैलेंस शीट बैलेंस करना, जो पेपर में बैठ के आप नहीं करेंगे। बैलेंस आ गया फिर भी ठीक है, ना आया फिर भी ठीक। जब वो पेपर पूरा हो जाएगा फिर आप देखेंगे यार के बैलेंस देख लेते हैं अगर टाइम हुआ। क्योंकि अगर बैलेंस ना आया तो आप खाम खा इस पे टाइम जाया करेंगे और इतने नंबर नहीं मिल रहे जितने दूसरे क्वेश्चन से मिल सकते हैं जो रहता है पेपर। तो बैलेंस एंड पे चेक करना कि बैलेंस है या नहीं है। डन। जी सर, प्लीज बताएं टोटल कितना आ रहा? टू, बाकी बात करनो ही ना आप तुम पे, दोनों साइड इक्वल। लो जी, इतना बैलेंस इस तरह बैलेंस आ रहा तो